Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से जुबिंदा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज का न्यूज़पेपर सेशन भी हम लोग क्विकली रैप अप करेंगे, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, कनाडा, पोर्टुगल एंड ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चार देशों ने, ये चार देश जनरली यूएस एलाइज माने जाते हैं, इन चार देशों ने भी हाल फिलहाल में पैलेस्तीन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है एज ए स्टेट। ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने का मतलब होता है कि अब वहाँ पे वो एम्बेसी इस्टेब्लिश करेंगे, डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करेंगे। और इसके साथ ही लगभग 150 देश दुनिया के ऐसे हो गए हैं जिन्होंने पैलेस्तीन को एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए यूएस के एलाइज अब धीरे धीरे पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इवन अमेरिका के जो एलाइज कंट्रीज़ हैं दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ इजराइल्स इनडिस्क्रिमिनेट ऑफेंसिव ओवर गाजा रीजन कॉजिंग mass humanitarian crisis where a large scale civilian population is also being targeted in indiscriminate manner। तो इस कारण से ये जो अभी के टाइम में ऑफिशियल रिकॉग्निशन है टू पैलेस्तीन, ये बताता है कि जो यूएस और उसके जो यूएस के जो अलाइज हैं दे आर ऑल्सो नॉट along with America as far as their stand on Israel Palestine dispute is concerned। अभी तक इन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दिया था, इतने साल हो गए। 2 स्टेट प्रपोजल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे 1948 में ही आ गया था अभी तक, लेकिन इन देशों ने पैलेस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अब कर दिया है। दैट इज शोइंग कि देयर इज़ फिशर, देयर इज़ डिफरेंसेस विद इन द यूएस कैंप इटसेल्फ। भारत की बात की जाए तो इंडिया हैड डिप्लोमेटिकली गिवन रिकॉग्निशन टू पैलेस्तीन इन 1988 इटसेल्फ। पैलेस्तीन के अगर स्टेटस की बात की जाए एट यूनाइटेड नेशंस तो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। पैलेस्तीन के अलावा वेटिकन सिटी इज़ ऑल्सो हैविंग ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस एट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो चूँकि यूनाइटेड नेशन इज़ नॉट ए गवर्नमेंट या स्टेट, सो इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट। ये किसी दूसरे देश को स्टेट का दर्जा नहीं दे सकता। हाँ, व्हाट यूएन कैन डू, इट कैन एडमिट ए स्टेट टू यूनाइटेड नेशन फॉर मेंबरशिप। बस ये इतना कर सकता है कि अगर कोई देश है तो उसको अपने यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप में वो एडमिट कर सकता है। बट यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, सिंस इट इज़ नॉट ए स्टेट या गवर्नमेंट, इट कैन नॉट गिव रिकॉग्निशन टू एनी अदर स्टेट। किसी भी स्टेट को रिकॉग्निशन देने का अधिकार दूसरे स्टेट को ही है। तो दो ऐसे टेरिटरीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जिनको कई सारे देशों ने, कई सारे स्टेट ने स्टेट का रिकॉग्निशन दिया है, बट यूनाइटेड नेशंस में उनको अभी तक सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, उनको फुल मेंबरशिप नहीं मिली है, और वो हैं वेटिकन सिटी एंड पैलेस्तीन। पैलेस्तीन की बात की जाए तो इसको क्यों नहीं मिला हुआ यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबरशिप या फुल स्टेटहुड रिकॉग्निशन? वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबरशिप के लिए 2 स्टेप फॉलो करना होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहले 2/3 मेजॉरिटी वोट से एक रेजोल्यूशन पास किया जाना होता है, एंड देन दैट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 15 में से 9 देश जब तक उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट ना करें और जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो उसको अगर वीटो ना करें तभी जा कर के वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट होता है। अब आपको पता है कि इन परमानेंट कंट्रीज़ में से एक अमेरिका है, एंड अमेरिका वीटोज़ एनी सच प्रपोजल टू एक्सेप्ट पैलेस्तीन एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके से पैलेस्तीन अभी तक तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक मेंबर की तरह एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, और जब तक अमेरिका के पास वीटो पावर है तब तक उसका एक फुल
मेंबर की तरह एक्सेप्ट हो पाना इन यूनाइटेड नेशन अपीयर्स टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ऑलवेज हैज़ बीन सपोर्टर ऑफ द 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म में 1940s में ही पास किया गया था, जिसके हिसाब से इजराइल एंड पैलेस्तीन बोथ शुड बी गिवन फुल स्टेटहुड एंड दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एज ए 2 डिफरेंट स्टेट, प्लस बोथ शुड बी गिवन मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशंस। ये भारत का स्टैंड रहा है। एंड अगर भारत का पैलेस्तीन की तरफ अगर हम अप्रोच देखें तो मैंने आपको बताया डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया गया था 1988 में। इजराइल को के साथ इंडिया अकॉर्डेड इजराइल वाज अकॉर्डेड मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1949 इटसेल्फ। अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात की जाए तो इजराइल को 1949 में ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबरशिप मिल चुकी थी। भारत की बात की जाए तो इंडिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज ए स्टेट इन 1950, बट फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में इस्टेब्लिश हुए, जब वहाँ पे हमने इजराइल के अंदर एम्बेसी इस्टेब्लिश की। तो ये न्यूज़ है। आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले कि किन देशों ने हाल फिलहाल में पैलेस्तीन को एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। मैंने पैलेस्तीन के लोकेशन पे ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बना करके आपको दिया है। प्लीज़ attempt this question and submit the answer in the comment section. Next is about world's largest neutrino detector, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. न्यूट्रिनो होते क्या है? तो छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ एटम्स, दे आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो वो एटम्स का हिस्सा भी नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो एज आई सेड दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। दे आर वेरी टाइनी, दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास एंड नो चार्ज एट ऑल। वो इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि दे इंटरैक्ट वेरी वीकली विथ मैटर पार्टिकल्स। वो आसपास में मैटर पार्टिकल्स से इंटरैक्ट करते रहते, बट उनका एक्सपीरियंस या एहसास नहीं हो पाता है हमें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। सो दे आर सो स्मॉल, so feeble that every second trillions of neutrinos fall on us and they go unnoticed, and that is the reason why sometimes they are in general also known as ghost particle. वो हमारे आसपास में लाखों करोड़ों की संख्या में है, बट हमको देख नहीं पाते, वो इतने छोटे हैं। Neutrinos are second most abundant subatomic particles in universe after photons, which is nothing but light in particle form. It is believed that neutrinos were produced in huge amount after Big Bang event. करंट न्यूज ये है कि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेट कर दिया है, जिसका नाम है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में कहें तो जूनो। इट हैज़ बीन एक्टिवेटेड इन सदर्न चाइना। दिस जूनो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन about 700 meters deep, so it is buried 700 meters underground in order to protect it from cosmic radiations. क्योंकि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना है तो बाकी सारे जो रेडिएशंस हैं, लाइट पार्टिकल्स वगैरह, उससे अपने को सील्ड करना होगा, तभी जा करके हम न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर न्यूट्रिनो जो होते हैं वो अंडरग्राउंड ही होते हैं। ये जो जूनो स्टैब्लिश किया गया है, एक्टिवेट किया गया है चाइना में, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो 3 इंपॉर्टेंट तरीके न्यूट्रिनोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, म्यूऑन न्यूट्रिनोज एंड टाउ न्यूट्रिनोज, इन तीनों न्यूट्रिनोज के अंदर मास हायरार्की इस्टेब्लिश किया जाए कि कौन ज़्यादा हेवी है एंड उससे रिलेटिवली फिर कौन कम है, कौन लीस्ट हेवी है। क्योंकि ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री इन फिजिक्स, दैट इज़ न्यूट्रिनो मास हायरार्की, रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ न्यूट्रिनोज मासेस। ये एक मिस्ट्री है फिजिक्स में, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा जूनो। उसके अलावा ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी भी जानने की कोशिश करेगा। होता क्या है कि ये तीनों न्यूट्रिनो जो है आपस में कन्वर्ट भी होते रहते, दे शिफ्ट और चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो कितना फ्रिक्वेंटली वो एक टाइप से दूसरे टाइप में शिफ्ट करते हैं, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिनोज ऑक्सीलेशन। और उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितना जल्दी जल्दी वो शिफ्ट करते हैं, ऑक्सीलेशन की फ्रिक्वेंसी को चेक करने की कोशिश करेगा दिस जूनो डिटेक्टर। दुनिया में और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भारत में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसका नाम है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। साल 2015 से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन बोडी वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसको भी अंडरग्राउंड तरीके से डेवलप किया जा रहा है, 1200 मीटर डीप केव में इसको डेवलप किया जा रहा है। अगेन द सेम रीजन, दैट इज़ टू आइसोलेट इट फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशंस।
उसके अलावा आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन अंटार्कटिका, अभी तक का ये सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यही था अंटार्कटिका वाला, लेकिन अब इससे भी बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आ गया है जूनो। जूनो के बारे में सीधा सीधा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा चाइना का एक और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ट्राइडेंट, अमेरिका का एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ड्यून। ये सब भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज हैं। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू जीएसटी रेट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो सब आपको पता ही है, बट फिर भी ये जो स्निपेट आया था मुझे अच्छा लगा तो मैंने कवर करके रख दिया है, बाद में मैगजीन वगैरह में भी दे दूंगा। तो एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग या हिस्ट्री आपको याद आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। 2017 से पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग तरीके के थे। देयर वेर मल्टीपल टैक्स विथ हैविंग मल्टीपल रेट्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट वैट, एंट्री टैक्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल अथॉरिटी से कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिस कारण से टैक्स कंप्लाइंसेस कम होते थे एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर हाई। तो इन सबको फिर चेंज करके 2017 में लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी विद द गोल ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बट जीएसटी दो द आइडिया वाज वन नेशन वन टैक्स वन रेट वन अथॉरिटी, बट स्टार्टिंग में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा गया, 5%, 12%, 18% एंड 28%, क्योंकि हर एक सामान के ऊपर एक ही टैक्स लगा पाना संभव नहीं था। क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि नहीं, कुछ सामान एसेंशियल हैं, उनको सस्ता रखना चाहिए, तो उनके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए। कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अब कार के ऊपर एंड फूड आइटम्स के ऊपर बराबर टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता कि फूड आइटम्स आर कंज्यूम्ड बाय ऑल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन मासेस टू बी अवेलेबल एट अ चीपर रेट। कार जो है वो एक लग्जरी आइटम है, तो इस कारण से डिस्प्यूट उठा कि हर आइटम पे बराबर टैक्स तो नहीं होना चाहिए। So though GST was brought with the aim of simplification of indirect tax regime, yet we continued with 4 tax slab, 5%, 12, 18 and 28. And now with the further aim of simplification of indirect tax regime in India, अब GST के अंदर 4 टैक्स स्लैब से रिड्यूस करके 2 टैक्स स्लैब किया गया है, 5% एंड 18%. तो मोस्ट ऑफ द आइटम दैट वेयर इन 12% slab have been brought into 5%, and most of the items that were in 28% slab have been brought into 18%. So now we are having 2 slabs only, 5% and 18%. और ये जो नया GST regime है, it will start from today, 23 तारीख से ये शुरू हो गया है. So new GST rates in fact took effect from 22nd September itself. तो लगभग 375 आइटम्स विल बिकम चीपर. इससे उम्मीद क्या है, ये डेटा मेंस में काम आ सकता है. एनुअली विद द रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स 2.5 लाख करोड़ वुड बी सेव्ड. हाउस होल्ड सेविंग्स इतनी बढ़ेगी तो उससे क्या है कि पीपल विल क्रिएट देयर डिमांड होगा तो सप्लायर सप्लाई भी बढ़ाएगा, एंड दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिस्कल स्टिमुलस या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्रोच की तरह देखा जा सकता है न्यू जीएसटी रेट्स या जीएसटी रैशनलाइजेशन का जो एक्शन लिया भारत सरकार ने, इसको एक फिस्कल स्टिमुलस या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तरह देखा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल पीस डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिंस 1981. इस साल का थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड. प्रीलिम्स से पहले इसको देखेंगे, रटेंगे, अभी बस सुन करके छोड़ दीजिए. H1B वीज़ा से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है. H1B वीज़ा जनरली 3 साल के लिए होता है जो 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है. पहला ठीक है. फेंटानाइल से रिलेटेड ओवरडोज ऑफ फेंटानाइल कैन बी फैटल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. दूसरा स्टेटमेंट सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.